बोलते बोलते क्या है, जबान फिसल जा रही है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेगमेंटेड पेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी दो तरीके से इसको जाना जाएगा, यानी दो पार्ट को मिला के इसको जाना जाएगा। तो अब सेगमेंटेड पेजिंग का जो सीक्वेंस नंबर रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर जगह से या ये एड्रेस से मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए है या डेटा चाहिए, कुछ प्रोसेसिंग करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं उसको कैसे रेफर करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा सेगमेंट। तो सेगमेंट हमने 10 GB कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 10 पार्ट में सर। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 10 GB को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, चारों सेगमेंट को चार जो इसमें डिवाइड किया था, तो उसमें हर एक सेगमेंट का नाम क्या था, यानी 10 GB का हमारा स्पेस है मेन मेमोरी का। अभी अपने एग्जांपल में हम वो 10 GB के स्पेस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 GB, 2 GB, 3 GB और 4 GB। हर एक सेगमेंट को हमने नाम दे दिया A B C D। ठीक है, सेगमेंट्स को नाम क्या दिया हमने? ABCD। ठीक है, अब हर एक सेगमेंट में हमने इक्वल साइज के पेज दे दिए। हर एक सेगमेंट में हमने इक्वल साइज के पेजेस दे दिए हैं। तो हर एक का पेज नंबर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 GB का जो पेज रहेगा, 1 GB का जो सेगमेंट है, हाँ, उसमें कितने पेजेस रहेंगे? 10 पेजेस रहेंगे 100 MB के। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे 9th नंबर का पेज रेफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट कौन सा? A, और A सेगमेंट में पेज कौन सा? 9। तो A.9 ये उसका एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? A.9। सिमिलरली अगर B सेगमेंट है और B सेगमेंट में 19th नंबर या 18th नंबर का पेज है, तो उसका क्या बनेगा रेफरेंस एड्रेस? B डॉट जो भी उसका पेज नंबर है, क्योंकि हमको पहचानना है ना। तो पहले हमें डिवाइड देखना है कि जो डेटा आ रहा है वो कौन से सेगमेंट से आ रहा है। तो सेगमेंट कितने हैं हमारे पास? 4 है, A B C और D। तो सबसे पहले वो आएगा कि सेगमेंट कौन सा है, और सेगमेंट के बाद हम देखेंगे कि उस सेगमेंट में भी कौन सा पेज नंबर है। जैसे अगर आप RTO के नंबर्स की भी बात करते हो, तो नंबर प्लेट MH31। ठीक है, MS31 का मतलब क्या हो गया, क्या डिफाइन कर रहा है MS31? गाड़ी का अगर MS31 नंबर है आपका, तो उसका मतलब क्या है? नागपुर पासिंग गाड़ी है। कि MH यानी महाराष्ट्र है पहले तो, है ना। इन्हें सेगमेंट क्या है? महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में 100 सिटी हो सकती है। तो 31 नंबर जो सिटी का अलॉटमेंट है वो कौन सा है? नागपुर का। यानी अगर कोई बाहर भी, अगर आपको इंडिया के अंदर कोई दूसरे स्टेट में भी ये गाड़ी दिखती है, तो आपको समझ में जाए कि ये गाड़ी महाराष्ट्र की है और कहाँ की है? नागपुर की है। सिमिलरली MH ये सेगमेंट ही है, और उसके आगे लिखा है 01, तो कहाँ की गाड़ी हो गई? मुंबई की। यानी यहाँ सेगमेंट है MH। अब अगर सेगमेंट को मैं चेंज कर दूं, मैं बोलता हूँ UP01, ये यूपी जो हो गया सेगमेंट हो गया। सेगमेंट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उसमें पेज कौन सा है? 01 यानी कौन सा पेज हो गया? वहां का कैपिटल क्या है? यूपी का कैपिटल? यूपी का कैपिटल। अरे यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। तो सेगमेंट क्या रह गया यहाँ पे? स्टेट का कोड। और पेज क्या रह गया? उसके सिटी का कोड। सिमिलरली अपने केस में 4 सेगमेंट है ABCD। हर एक सेगमेंट में n नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो जो सेगमेंट रहा उसका नाम यानी A B C या D, और उसके आगे जो भी पेज नंबर रहा वो, यानी A10 B10 C10 और D10, चारों में पेज नंबर अलग अलग है। भले चारों पेज नंबर का नंबर 10 है, लेकिन वो चारों में डेटा अलग अलग रह सकता है, क्योंकि A10 में A वाले सेगमेंट का 10 नंबर है। यानी कि जैसे MH01 है, तो 01 जो है वो मुंबई के लिए रिजर्व है, लेकिन वो 01 कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो UP01 जो रहेगा वो लखनऊ के लिए रहेगा। गुजरात का रहेगा 01, तो कहाँ का रहेगा? गुजरात का कैपिटल क्या है? नहीं, अहमदाबाद पूछूंगा। अहमदाबाद भी नहीं है, गांधीनगर है। ठीक है, तो 01 का मतलब ये नहीं हुआ, यानी ऐसा है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट की अगर आपके पास बुक है, तो 01 पेज सिर्फ OS की बुक में रहेगा? नो सर, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये रेफरेंस होगा। तो सेगमेंटेड पेजिंग को कैसे रेफरेंस करेंगे? उसका सेगमेंट नंबर डॉट उसका पेज। समझ में आया सेगमेंटेड पेजिंग क्या होता है? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे डिमांड पेजिंग। अब डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग सेगमेंटेड पेजिंग और पेजिंग के कॉन्सेप्ट में ही आगे बढ़ रहा है। सिर्फ वर्ड आ रहा है डिमांड। तो डिमांड पेजिंग कर क्या रहा है? तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स पहले, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो हमने कैश मेमोरी, रैम भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब वर्चुअल मेमोरी हो गई है, कैश वगैरह जो है, ठीक है। पैकिंग स्टोर हमने पढ़ा था, तो ये सब वर्चुअल मेमोरी है। So according to the concept of virtual memory, in order to execute some process, only a part of the process needs to be present in the main memory. यानी अगर हमें कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल P1, तो P1 अगर ये प्रोसेस मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर 10 GB का है, कितने GB का है पूरा प्रोसेस? 10 GB का है। तो 10 GB का जो प्रोसेस है, मेरी मेमोरी अगर फॉर एग्जांपल रैम, प्राइमरी रैम अगर 5 GB की या 4 GB की है, तो क्या मैं 4 GB के रैम में 10 GB का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं? जनरल में सर या टेक्निकली सर? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, विंडोज 10 है, विंडोज 10 का कितना साइज रहता है? स्टोरेज अराउंड 35 GB, 40 GB। तो 40 GB के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास 40 GB का रैम है क्या? नो सर। कितने GB का रैम रहता है? 816। चल सकता ना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें? यस सर। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, कोई प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उस प्रोसेस के छोटे से पार्ट को ही हमको प्रेजेंट करना है मेन मेमोरी में। पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके नहीं आ जाना है 40 GB वाले को 10 GB में या 8 GB में। उसमें से जो पार्ट की जरूरत है हम उस पार्ट को लेके आएंगे, which means that only a few pages will be present in the main memory at one time। यानी एक समय में क्या रहेगा, कुछ ही पेजेस अवेलेबल रहेंगे। However, deciding which pages needs to be kept in the main memory and which needs to be kept in the second memory is going to be difficult। ये डिसाइड करना कि ठीक है भाई 10 GB का डेटा है मेरे पास, है ना, 10 GB का कोई प्रोग्राम है और मेरे पास रैम है 4 GB की, तो अब 4 GB में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि पूरे 10 GB के प्रोग्राम को या उसके पेजेस को लेके आने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ पेजेस भी रहे तो काम बन जाएगा। लेकिन फिर ये कैसे डिसाइड करना कि कौन से पेजेस लेके आना और कौन से पेजेस को नहीं लेके आना, यानी कौन से पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आना और कौन से पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी में छोड़ देना। हाउ कैन वन डिसाइड? सो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाउएवर, डिसाइडिंग व्हिच पेज नीड्स टू बी केप्ट इन द मेन मेमोरी एंड व्हिच नीड्स टू बी केप्ट इन द सेकेंडरी मेमोरी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज वी कैन नॉट से इन एडवांस। हम एडवांस में बोल सकते हैं क्या कि दैट अ प्रोसेस विल रिक्वायर अ पर्टिकुलर पेज एट अ पर्टिकुलर टाइम? ये हम बोल सकते हैं क्या? हम नहीं बोल सकते। इस समय किस पेज की जरूरत पड़ेगी हमें नहीं पता था। हम ये तो बोल रहे हैं कि 100 में से 10 पेज लाके रख लो, लेकिन वो जो 10 पेज लाए उसी 10 पेज की जरूरत पड़ने वाली है कि जो 90 नहीं लाए उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है डिमांड पेजिंग। पेजिंग क्या होता है तो आपको सबको पता है ना, पेजिंग तो हमने पढ़ चुका है पेजिंग में क्या हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डिमांड पेजिंग, यानी जिसकी जरूरत है उसको लेके आएंगे, डिमांड पेजिंग। Therefore, to overcome this problem, there is a concept called demand paging। ये क्या बोलता है? It suggests keeping all the pages of frames in the secondary memory। ये क्या बोल रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि सारे पेजेस को हम कहाँ रखेंगे? We will keep them in the secondary memory, यानी हमने हार्ड डिस्क में ही रखे। हमने इसको रैम में लेके आए क्या अभी? रैम में लेके आए क्या हमने? नहीं, ठीक है। It suggests keeping all the pages of the frames in the secondary memory until they are required। जब तक उनकी जरूरत नहीं है तब तक उनको सेकेंडरी मेमोरी में ही रखेंगे। In other words, it says that do not load any page in the main memory until it is required। yes। जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम तब तक क्या करेंगे? तब तक हम कोई भी पेज को लोड नहीं करेंगे। इससे हम क्या कर रहे हैं? रैम को फ्री रख रहे हैं। What we are doing is we are keeping the RAM free। जब हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम लोग इसको बुला लेंगे। I mean, जो भी पेज की जरूरत है उस पेज को बुला लेंगे। तब तक उस पेज को बुलाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। Whenever any page is referred for the first time in the main memory, then that page will be present in the second memory। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 पेजेस है ना, तो 100 पेजेस
में से मैं हर पेज को लेके नहीं रखूंगा, ये पहले से 100 में से 10 पेज भी नहीं रखूंगा मेन मेमोरी में। जिस समय जिस पेज की जरूरत पड़ेगी मैं उस समय उस पेज को लेके आऊंगा। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया डिमांड पेजिंग का मतलब? यस सर। जिसकी डिमांड है उसको मैं पेजिंग में लेके आऊंगा, जिसकी डिमांड है उसको लेके आऊंगा, जिस पेज की जरूरत है मैं उसको लेके आऊंगा, जिसकी जरूरत नहीं है मैं उसको लेके आऊंगा क्या नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज फॉल्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि जिसकी जरूरत है उसको लेके आना है। ठीक है, सिंपल है ना कॉन्सेप्ट बहुत। जिस पेज की जरूरत है उसको लेके आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। डिमांड पेजिंग समझ में आया? डिमांड पेजिंग क्या हो रहा है? जिस पेज की जरूरत है उस पेज को हम लेके आएंगे। ठीक है, कहाँ? सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी यानी एग्जीक्यूशन के लिए लेके आएंगे रैम में। अब इस केस में एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। व्हाट इज अ पेज फॉल्ट? तो पेज फॉल्ट नाम का एक दिक्कत आ सकती है। तो पेज फॉल्ट क्या होता है? It is referred, sorry, if the referred page is not present in the main memory, then there will be a miss and the concept is called page miss or page fault. अब assuming कि भाई हमको पेजेस को कॉल करने हैं और हमने डिमांड पेजिंग एक कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन हमने उसके पहले वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, पूरे प्रोसेस को एक साथ रखते हैं क्या मेन मेमोरी में? नो सर। हम उसके कुछ पेजेस को बुलाना पसंद करेंगे। तो अगर हम डिमांड पेज यूज नहीं कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि हम उसमें से कुछ पेजेस को अपने पास बुला के रख ले। बट जो पेज हमारे पास मेन मेमोरी में है तो वो रेडिली अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई पेज अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में, 100 में से 10 पेजेस है, बाकी 90 नहीं है, और जो 90 पेजेस नहीं है उसकी जरूरत पड़ी तो क्या करना पड़ेगा उसको? सिंपल है ना। देखो 100 पेजेस आपके पास में है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, आपने 10 को बुला के रखा है रैम में, मेन मेमोरी में। अब बाकी 90 जो वहां प्रेजेंट है उसमें से किसी पेज की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? पेज को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे सर। यस सर। बुलाएंगे ना। यस सर। तो उस केस में जो 10 पेजेस हमारे पास है उसके अलावा अगर 11वें पेज को बुलाया गया है, 10 पेज की जरूरत है, अगर 11वें पेज को बुलाया गया है, वो 11वां पेज अभी हमारे पास अवेलेबल है क्या मेन मेमोरी में? नो सर। नहीं है, यानी वो पेज मिस है, वो पेज फॉल्ट है, वो पेज फॉल्ट है, फॉल्टी है, या वो पेज मिस हो गया। इट इज कॉल्ड एज पेज फॉल्ट और पेज मिस, यानी वो पेज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या बता रहा है? द सीपीयू हैज टू एक्सेस द मिस्ड पेज। जो पेज अभी अवेलेबल नहीं है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। कहां से? वो कहां पर स्टोर है इस वक्त? रैम में। नहीं रे, रैम में तो बुलाना है यार, मेन मेमोरी से जागो। हाँ, थोड़ा नींद से जागो। ठीक है, हमको क्या करना है, मेन मेमोरी में 10 पेजेस अवेलेबल है 100 में से, बाकी 90 पेजेस है सेकेंडरी मेमोरी में। अब जो मेन मेमोरी में पेज नहीं है, 11वां पेज जो नहीं है उसको बुलाना है रैम में। तो वो पेज कहाँ से आएगा? सेकेंडरी मेमोरी से आएगा। तो क्या बोल रहा है? द सीपीयू है, कौन लाएगा? सीपीयू हैज टू एक्सेस द मिस्ड पेज, जिसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। कहाँ से? फ्रॉम दी सेकेंडरी मेमोरी। If the number of page fault is very high, then the effective access time of the system will become very high. लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट और है कि अब हम लोग 100 पेज में से 20 पेज को बुला रहे हैं, 100 पेज में से 20 को बुला रहे हैं। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? कितने अवेलेबल है? 10 ही अवेलेबल है। ठीक है, अब बचे हुए जो 10 पेज है, 20 में से हमने 10 को बुलाया ना, अब 10 बचे हुए, 10 को बुलाना है। तो 10 को जो 10 को बुलाने के बाद में बचे हुए जो 10 है जो अवेलेबल नहीं है उसको सेकेंडरी मेमोरी से रिट्राइव करना है। 10 हम बुला सकते हैं और, लेकिन मालूम पड़ेगा कि हमको और 20 बुलाना है, यानी नंबर ऑफ पेजेस जो है वो मिसिंग जो है वो ज्यादा है, पेज फॉल्ट ज्यादा हो गए कि भाई हमको 40 पेज की जरूरत है, हमारे पास अभी 40 में से 10 अवेलेबल, तो 30 अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, हर एक पेज को इंडिविजुअली बार बार कहाँ से बुलाया जा रहा है? सेकेंडरी मेमोरी से बुलाया जा रहा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा ना इस प्रोसेस को, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हर बार सेकेंडरी मेमोरी से एक ही पेज को हम एज पर रिक्वायरमेंट मंगा रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस टाइम रहेगा सिस्टम का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा थोड़ा सा स्लो। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ऑल अबाउट पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट का मतलब यही होता है, यानी ऐसा पेज जो अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में जो पेज अवेलेबल नहीं है उसको क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी से बुलाएंगे। लेकिन अगर वो काउंट बहुत ज्यादा हो गया बुलाने वाले पेजेस का, तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिस्टम स्लो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, वो है थ्रैशिंग। व्हाट इज अ थ्रैशिंग? थ्रैशिंग यानी क्या होता है? इन हिंदी द मीनिंग ऑफ थ्रैशिंग इज, इन हिंदी द मीनिंग ऑफ थ्रैशिंग इज, क्या होता है थ्रैशिंग का मतलब? मारना। मारना, तो किसी को मारना। ठीक है, किसी को मार मार के नींद से जगाने का, उठ उठ, या किसी को मारना। सो हम वही चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कि इफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिफ्रेश्ड पेजेस और द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर सो हाई दैट सीपीयू रिमेन्स बिजी। यानी हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं? एक, यानी कब? जब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, जो मिसिंग पेज है, वो इक्वल टू नंबर ऑफ रेफर्ड पेज है, या नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज सो हाई that the CPU remains busy in just reading the pages from secondary memory, then the effective access time will be taken by the CPU is very high. ठीक है, तो क्या होगा? इस समय जो स्टेट रहेगा, ये जो स्टेट चले जाएगा, इस स्टेट को हम बोलेंगे थ्रैशिंग। ये देखिए, जो पेज फॉल्ट का मैंने बताया था ना, कि अगर हमें 100 पेजेस में से 10 पेज हमारे पास रैम में अवेलेबल है, 90 पेजेस अवेलेबल नहीं है, और मेरे को 30 पेजेस की जरूरत है। अब जो वो 30 पेजेस की जरूरत है, तो मेरे को 30 पेज को एक एक करके बुलाना पड़ेगा। बुलाने की वजह से मेरा सीपीयू बिजी हो गया। सीपीयू बिजी हो गया तो वेटिंग टाइम बढ़ गया। वेटिंग टाइम अगर बढ़ गया, तो ये जो वेटिंग टाइम बढ़ जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रैशिंग। यहाँ सीपीयू को मार पड़ रही है। सीपीयू को क्यों मार पड़ रही है? क्योंकि इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसको 30-40 पेज को एक एक करके क्या करना पड़ रहा है? लेके आना पड़ रहा है। कहाँ पे लेके आना पड़ रहा है? मेन मेमोरी में, यानी हमारे रैम में। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? थ्रैशिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम या सीपीयू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सिस्टम बिजी हो गया, और सीपीयू अगर सिर्फ यही काम करने में लग गया, क्या जो रिक्वायर्ड पेजेस है उसको ही बार बार लेके आ रहा है, बार बार लेके आ रहा है, बार बार लेके आ रहा है, इसमें ही बिजी हो गया, तो बाकी के रूटीन काम वो कर सकेगा क्या? नो सर। और सिस्टम उसके बाद हैंग हो जाता है। तो दिस इज थ्रैशिंग। इसके बाद इससे रिलेटेड ही एक सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्शन का। गार्बेज कलेक्शन है सिंपल टर्म्स में, गार्बेज यानी क्या? कचरा। यस सर। गार्बेज यानी क्या? कचरा ना। गार्बेज कलेक्शन यानी क्या? कचरे को उठाना। ठीक है, सुबह आते हैं ना अपने एरिया में, नागपुर की अगर हम बात करें तो ऑटो लेके आते हैं, गाड़ी वाले कचरा उठाने के लिए। आते हैं कि नहीं आते? यस सर। आते हैं ना, गार्बेज कलेक्शन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी गार्बेज कलेक्शन करना पड़ता है। गार्बेज कलेक्शन दैट इज जीसी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या कर रहा है? ये इसी का पार्ट है, एंड इट इज अ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस है दैट फाइंड्स द स्ट्रैंडेड ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड रीएलोकेट्स देम like the noisy garbage trucks that rumble down our streets। जैसे अब इसमें ट्रक की एग्जांपल दिया, ट्रक के बदले हमारे यहाँ पे ऑटो चलते हैं, है ना, स्ट्रीट्स में, रास्तों में यहाँ से चलते रहते हैं ना, यस सर। है ना। और वो क्या करते हैं? कचरा उठाते रहते हैं। जहाँ भी कचरा है, कचरा साफ करते रहते हैं। हमारे एरिया में जो लोग साफ सफाई करने आते हैं, वो भी कचरा उठाकर ट्रक्स में डाल देते हैं। उनका टेक्निकली काम क्या है? सिटी को क्लीन रखना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी गार्बेज कलेक्शन करके कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में चीजों को क्लीन रखना। ठीक है, a garbage collection algorithm job is to find stranded addresses, unused addresses and clean them up। क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग अगर बात करते हैं इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे पेज फॉल्ट की हम या थ्रैशिंग की बात कर रहे थे, कि भाई 30 पेजेस को बुला लिया गया वन बाय वन, एक एक पेज ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? वो 30 पेजेस जब वन बाय वन आ रहे हैं, जितने देर में वो प्रोसेस आ रहे हैं रास्ते में, उतने देर में सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, या उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया गया, या उस प्रोसेस की अब जरूरत ही नहीं है। वो मेन मेमोरी से, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी से निकल गया, लेकिन मेन मेमोरी में पहुंचने का ही है, और पहुंचने के पहले ही उसका यूज खत्म हो गया, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, तो वापस वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा, वो कहीं तो भी रास्ते में ही रुक जाएगा या रह जाएगा। कुछ केस में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो एक ही पेज को 2 बार बुला लिया जाएगा, 3 बार बुला लिया जाएगा, तो उसमें भी दिक्कत है। तो ऐसे बीच बीच में जो बहुत सारे अनयूज्ड, ठीक है, या स्ट्रैंडर्ड जो फंस चुके एड्रेसेस है, ये सबको
ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्लीन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, ऑटोमेटिकली यानी अपने आप। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज। बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, ये ना इसमें कोई सा बहुत दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशन है जो हमें समझना है। लास्ट टॉपिक, rather लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज अगेन पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट में क्या हो रहा है? पेज फॉल्ट तो हमने पढ़ लिया है, हम सीधा मूव करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को कि पेज फॉल्ट एल्गोरिथम्स करके एक टॉपिक है, वो करते क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, पेज फॉल्ट एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे कर कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, इसको एक बार फिर से विजुअलाइज करिए। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। ये हमारा है मेन मेमोरी, ये हमारा मेन मेमोरी ने रैम है फॉर एग्जांपल। क्या साइज है इसका अभी इस वक्त? 16 KB दिख रहा है ऊपर, यस सर। है ना। और हर एक पेज जो है वो कितने MB का है? 1 MB का है। यानी इसमें 16 सेगमेंट्स बने हुए, 16 पार्ट्स, 16 फ्रेम्स बने हुए, ठीक है। 16 KB का इसका टोटल साइज है, और हर एक इसमें जो फ्रेम है 16 फ्रेम, हर एक फ्रेम क्या साइज की है? 1 KB। 1 KB की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 1 फ्रेम इज इक्वल्स टू 1 KB एंड फ्रेम साइज इज इक्वल्स टू पेज साइज। अब ये फ्रेम रेडी है, ठीक है, यानी ये घर बन गया। हर घर में 1 KB की स्पेस है, तो इसमें 1 KB का एक पेज भी आ सकता है। तो प्रोसेस 1 में टोटल कितने पेजेस है? 4 सर। ठीक है। प्रोसेस 2 में कितने पेजेस है? 4। 3 और 4 में 4 है, यानी टोटल 4 प्रोसेस में कितने पेजेस है हमारे पास? 16 पेजेस है और 16 फ्रेम्स है। कोई डिफिकल्टी है क्या फिट होने में? नो सर। नहीं है, ठीक है। हैप्पी फैमिली है, सब खुशी खुशी घर में रह रहे हैं। दिक्कत कहाँ से आना चालू होती है? जब इसमें 5वां प्रोसेस आ गया। अब 5वां प्रोसेस जो है P5, तो P5 जो है उसमें कितने पेजेस है? 1 2 3 4। अब ये 8 पेजेस को अगर फ्रेम में लाना है, हम फ्रेम का साइज चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अब एक ही तरीका है कि ये 8 प्रोसेस को लेके आना है, तो यहाँ से हमें 8 फ्रेम्स खाली करनी पड़ेगी, बराबर है? यस सर। ये 8 नए पेजेस को यहाँ लेके आना है, तो यहाँ पे जगह चाहिए। पेजेस है, ये पेज को सॉरी यहाँ जो फ्रेम्स है, ये फ्रेम्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? P1 और 3 को रखा। कौन से 2 प्रोसेस हट गए यहाँ से? 2 and P4। तो ये 2 प्रोसेस हट गए, तो इनके जो अलॉटेड पेजेस थे वो भी खाली हो गए, उनके जो अलॉटेड पेजेस थे वो भी खाली हो गए, बराबर है। अब जो ये पेजेस खाली हो गए 8, तो देखिए बराबर P2 की जगह 5 और P4 की जगह 5, ऐसे 8 प्रोसेस आ गए P5 में भी, यस सर। है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, या इस टेक्निक को जो यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये कौन करेगा? इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स लगते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, क्योंकि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है खाली जगह खाली कराना। तो डेफिनेशन देखते हैं। द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड्स व्हिच मेमोरी पेज इज टू बी रिप्लेस्ड। कौन से मेमोरी को, कौन से पेज को खाली करना है, कौन सी जगह खाली करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड स्वैप आउट और राइट टू डिस्क। इस प्रोसेस को और क्या कह सकते हैं हम लोग? स्वैप आउट। स्वैप आउट और स्वैप इन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। आ रहा है क्या ध्यान में कुछ? यस सर। हाँ, so the process of replacement is sometimes called as swap out or write to disk. Page replacement is done when the requested page is not found in the main memory. कब चला जाएगा पेज रिप्लेसमेंट? जब मेन मेमोरी में वो पेज जिसका रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब वो मेन मेमोरी में नहीं है, तो वो पेज कहाँ पर अवेलेबल होगा? सेकेंडरी मेमोरी सर। और सेकेंडरी मेमोरी से उसको लेके आना है। अब जब हमने सेकेंडरी मेमोरी से किसी को लेके आए, कोई पेज को लेके आए, तो वो पेज को यहाँ पे कोई फ्रेम में बैठालना भी पड़ेगा ना, उसको घर देना पड़ेगा ना, हमने बाहर से लेके आया तो। और यहाँ पे पहले से घर सारे बुक्ड है, सारे फ्रेम्स पहले से असाइंड है। तो अब यहाँ जो असाइंड वाले पेजेस है, ठीक है, यहाँ जो असाइंड वाले पेजेस है, ये जो डायग्राम था ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ा? यहाँ से 2 प्रोसेस को हटाना पड़ा, तभी यहाँ के जो फ्रेम्स खाली होंगे, यहाँ पे ये P5 वाले पेजेस आके रह सकते हैं। तो यही मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के। वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, पहला है फ्रेम का अलोकेशन और उसका रिप्लेसमेंट, फ्रेम अलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द ऑप्टिमल फ्रेम अलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। Frame allocation is all about how many frames are to be allocated to the process, while page replacement is all about determining the page number which needs to be replaced in order to make space for the requested page। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक ही चीज बताता है, ये पूरा वर्चुअल मेमोरी के अंदर जा रहा है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसमें दो चीजें आएंगी, पहला आएगा फ्रेम अलोकेशन वर्चुअल मेमोरी में और दूसरा पेज रिप्लेसमेंट। यानी वर्चुअल मेमोरी अगर मैनेजमेंट करना है, वीएमयू बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी के अंदर में दो ही चीजों को ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज क्या है? फ्रेम अलोकेशन, फ्रेम्स अलोकेट करना है। क्या कहता है? हाउ मेनी फ्रेम्स आर टू बी अलोकेटेड टू द प्रोसेस। तो हम कितनी फ्रेम्स प्रोसेस को अलॉट करते हैं? जितना प्रोसेस का साइज है, बराबर है? यस सर। 4 पेज या 16 पेज या 8 पेज, जितना उस प्रोसेस का साइज है उतना ही फ्रेम्स उसको अलोकेट करना है। तो फ्रेम अलोकेशन वर्चुअल मेमोरी का काम है। और दूसरा काम क्या है? पेज रिप्लेसमेंट। अब अगर किसी प्रोसेस को 8 पेज चाहिए है, किसी प्रोसेस को 8 पेज चाहिए है, लेकिन हमारे पास 4 ही पेज अवेलेबल है, तो बचे हुए 4 पेज उसको अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना? एक पेज जैसे अभी अपना वाला केस था, प्रोसेस नंबर P5 को कितने पेजेस चाहिए? कितने पेजेस थे उसके पास? 8। तो उसको फ्रेम्स कितने चाहिए? 8 सर। 8। और हमारे पास अगर 0 या 4 ही फ्रेम्स अवेलेबल है, तो बची हुई जितनी भी फ्रेम्स कम है वो उसको फ्री करके देनी पड़ेगी। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। लेकिन पेज रिप्लेसमेंट में कौन से पेज को हटाना, कौन से पेज को हटाना, ये भी जानना जरूरी है। हम किसी को भी रैंडमली हटा देंगे क्या? यानी अरे P5 नंबर का एक प्रोसेस आ गया, इसको जगह देना है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी में क्या दिख रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल को अलोकेटेड स्पेस है उसको हटा दो, कर्नल को बंद कर दो, उसको बाद में देख लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। ये भी जानना जरूरी है कि किस समय किस वाले प्रोसेस के किस पेज को हटाना है, किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंग के आगे वाली बिल्डिंग, इसके आगे वाली बिल्डिंग, वो सामने की बिल्डिंग है ना, उसके आगे। आप ये बिल्डिंग से जाएंगे ना, यहाँ कार चले जाइए, इस बिल्डिंग के आगे एक और एक बिल्डिंग है लेफ्ट साइड, वहां पर जी। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या हो रहा है? फ्रेम अलोकेशन और पेज रिप्लेसमेंट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पेज कैसे और क्यों रिप्लेस करना और किस पेज को रिप्लेस करना, इसके लिए आते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब बस और 5 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, हमारा यूनिट 3 कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इफ द एल्गोरिथम इज नॉट ऑप्टिमल? क्या होगा अगर पेज ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल नहीं है? तो इन्हें प्रॉपर तरीके से अगर ये चीजें नहीं कर रहा है जिसके उसको डेजिग्नेटेड किया गया है। If the number of frames which are to be allocated to a process is not sufficient, ठीक है, क्या जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है जो अलोकेट करना है किसी प्रोसेस को वो सफिशिएंट नहीं है या एक्यूरेट नहीं है, जिससे मैंने बात किया P5 नाम का जो प्रोसेस है उसको कितने फ्रेम्स चाहिए है? 8। लेट्स से अभी उसके पास 4 ही फ्रेम्स अवेलेबल, इसको 4 फ्रेम्स एक्स्ट्रा अवेलेबल करके देना है। देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ थ्रैशिंग। इस केस में थ्रैशिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि हमको अब नई चीजें बुलानी पड़ रही है। चलो बुला तो लेंगे, लेकिन बुलाने का तो उनको सेटल करने के लिए फ्रेम्स भी तो चाहिए है। So due to the lack of frames, most of the pages will be residing in the main memory and therefore more page fault will occur। सारे पेजेस जो है वो आके रुक तो गए हैं, ठीक है, वेटिंग क्यू में, लेकिन उनको जगह मिलेंगी क्या? क्योंकि यहाँ तो पहले से पेजेस जो है वो फ्रेम्स लेके बैठे हुए हैं, तो उन प्रोसेसों को भी जगह मिलेंगी क्या? नहीं मिलेगी। तो उनको जगह देना है तो जो बैठे हुए पेजेस है उस फ्रेम्स में से उनको वहां से हटाना पड़ेगा, है ना। However, if the OS allocates more frames to the process, then there can be internal fragmentation. Hence, if the page replacement algorithm is not optimal, अगर page replacement algorithm optimal नहीं है, there will also be the problem of thrashing, यानी thrashing का भी एक इशू आ सकता है। If the number of pages that are replaced by requested pages will be referred in near future, then there will be more number of swap in and swap out। यानी हम इस डर से कि वहां पर बहुत सारे पेजेस आ गए हैं, इनको भी फ्रेम्स देना है। अब ये फ्रेम्स देना है तो हमको जल्दी से, जैसे मैंने बताया कि हम जो मिल रहा है उसको हटा दे, यानी हम बोल रहे हैं चलो कर्नल के फ्रेम्स हटा दो, इसके फ्रेम्स हटा दो, उसके फ्रेम्स हटा दो। अब इससे क्या होगा? इससे स्वैप इन और स्वैप आउट होगा। क्यों?
कि थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेम्स को हटा दिया या इंपॉर्टेंट पेजेस को हटा दिया फ्रेम्स में से, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी। मैं कर्नल को हटा रहा हूँ या ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोसेस को हटा रहा हूँ, लेकिन वो प्रोसेस की जरूरत मुझे 2 सेकंड बाद फिर से आ गई। वो प्रोसेस कहाँ जाएगा हटाने के बाद? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, बराबर है। जो पहले से स्टोर्ड है जो पेजेस, वो सेकेंडरी मेमोरी से ही मेन मेमोरी में लाए थे। अब मेन मेमोरी में नए वाले प्रोसेस आ गए, तो पुराने प्रोसेस को हमने वहां से हटा दिया, तो पुराने प्रोसेस कहाँ जाएंगे वापस? सेकेंडरी में जहाँ से वो आए थे, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। तो वहां जाए नहीं और फिर से जरूरत पड़ेगी कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम या बहुत इंपॉर्टेंट वाले पेजेस या प्रोसेसेस है, इनको वापस रिकॉल करो। तो स्वैप आउट हो रहे हैं मेन से ही जा रहे हैं सेकेंडरी में, लेकिन जैसे ही वहां गए वापस उसको स्वैप नहीं है, वापस उनको लेके भी आना है। अब फिर उनको वापस लेके आना है, तो अभी अभी जिनको जगह मिली है उनसे जगह वापस लेनी पड़ेगी। ये तो दिक्कत का काम हो गया ना, ये नहीं एक ही काम को डबल करने वाली बात हो गई। तो इसीलिए ये जरूरी है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ऑप्टिमल रहे और वो वही पेजेस को रिप्लेस करे जिसको रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं या जो रेगुलरली यूज नहीं हो रहे। जो चीज रेगुलरली यूज हो रही है उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलरली यूज नहीं हो रहे यानी जो ज्यादा काम के नहीं है उनको हटाओ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हटाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, therefore the task of an optimal page replacement algorithm is to choose the page which can limit the thrashing। यानी अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो हम देख रहे हैं उसका मेन काम क्या रहेगा, ये देखना कि वो ऐसे पेजेस को चूज करे रिप्लेस करने के लिए जिसको हटाने के बाद थ्रैशिंग का इशू ना हो। थ्रैशिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मारना पड़े, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े मुश्किल से क्या कर रहा है, पेज की जगह बना रहा है, फ्रेम्स को हटा के वो पेजेस को उसने हटा दिया और वो पेज को हटा के वापस कहाँ लेके गया? सेकेंडरी मेमोरी में। बेचारा फ्री होके बैठा ही था, तो हमने बोला अरे वो पेजेस की फिर से जरूरत है, उसको फिर से मेन मेमोरी में लेके आ। फिर से बेचारा वही पेजेस जो अभी उसने 5 मिनट पहले छोड़ के आया था वापस उसको मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से उसको वापस। तो एक ही चीज बार बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पड़ रही है? मार पड़ रही है। मार पड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो सफिशिएंट और ऑप्टिमल बेस्ट क्वालिटी के रहना चाहिए। तो 3 टाइप के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लास्ट स्लाइड है हमारा। ठीक है, क्या हो रहा है? 3 टाइप के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रहते हैं। पहला है ऑप्टिमम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेजेस व्हिच विल नॉट बी रेफर्ड फॉर सो लॉन्ग इन फ्यूचर। क्या होता है यहाँ पे? जो पेज बहुत देर तक ऐसा अंदाजा है कि फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा अंदाजा है, उनको ये हटा देगा। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि कौन सा पेज फ्यूचर में काम नहीं आएगा, या मैं अभी से डिसाइड कर सकता हूँ क्या? नो सर, नहीं कर सकते, तो अंदाजे वाली बात हो गई। हेंस दिस एल्गोरिथम जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसलिए ये टाइप जो है, यानी कौन सा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। ये इसने तो भी इम्प्लीमेंट कर दिया था कि आप सोचो, अभी क्या सोचूं, 3 प्रोसेस है जिसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन है, इसको हटाना है क्या? नहीं। तो बचे जो 2 प्रोसेस है मेरे को डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा काम में नहीं आएगा। ये मेरा अंदाजा है, जो मेरे अंदाजे से काम में नहीं आएगा मैं उसको हटा दूंगा, ये मेरा अंदाजा है ना। तो इसलिए ये कोई बेंचमार्क तौर पर यूज नहीं कर सकते, इसको हम रेगुलरली यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद 2 चीजें और बचती है, ये 2 में से एक एल्गोरिथम फिर रैंडमली कोई भी यूज हो सकता है। पहला है लीस्ट रिसेंट यूज, दैट इज LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। क्या होता है यहाँ पे? दिस एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेज व्हिच हैज नॉट बीन रेफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम फ्यूचरिस्टिक सोचने के बदले हम हिस्ट्री देखें, और जो पेज बहुत देर से यूज नहीं हुआ, जो लीस्ट यूज है, जो सबसे कम यूज हुआ है, यानी उसका काम सबसे कम पड़ा है, हम सिंपल सी बात है उस पेज को हटा दें। ये ज्यादा बेटर रहेगा, यस सर, है ना। दिस एल्गोरिथम इज जस्ट ऑपोजिट टू द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये ऑपोजिट है, क्योंकि ऑप्टिमल में क्या हो रहा था, हम फ्यूचर का सोच रहे थे, और यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं? पास्ट चेक कर रहे हैं। फ्यूचर का मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि ये चीज काम की नहीं है? मैं बिना देखे डिसाइड कर सकता क्या कि ये स्टूडेंट अच्छा है और ये स्टूडेंट बुरा है? मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं, ये मेरा अंदाजा है। बट दो स्टूडेंट की हिस्ट्री मेरे पास है, जिनका 1 साल का 2 साल का रिकॉर्ड है, तो मैं डिसाइड कर सकता ना वो हिस्ट्री देख के कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट सही है और कौन सा थोड़ा सा कम सही है ना। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज या LRU पेज रिप्लेसमेंट क्या करता है? जो पेज बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, सबसे कम यूज हुआ, उसका सबसे कम यूज है, उसको हटा देगा। और जो प्रोसेस P5 फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो P1, 2, 3 और 4 में से जो सबसे कम यूज हो रहा है उसको हटा के P5 को उसकी जगह दे देगा। दिस इज LRU।
एंड लास्ट इज कौन सा है लास्ट? FIFO यानी क्या होता है? फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे लगता है, यहाँ भी लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी दूसरा प्रोसेस ये है कि जो सबसे पहले अंदर आया है, फर्स्ट सबसे पहले आया था, सबसे पहले बाहर भी वही होगा। ठीक है, जो प्रोसेस सबसे पहले आया था, इन्हें चांसेस है कि उसका काम पूरा हो गया होगा, उसको सबसे पहले हटाओ। यानी अगर 8 प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल 8 प्रोसेस है 1 2 3 4 सीक्वेंस में, तो प्रोसेस नंबर 1 सबसे पहले आया था और 8 नंबर पे सबसे लास्ट प्रोसेस कौन सा आया? 8 वाला। तो सबसे पहले अगर प्रोसेस को हटा रहा है तो कौन सा प्रोसेस बाहर होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फर्स्ट वाला। यानी अब फर्स्ट वाला प्रोसेस जब हट गया तो अब सबसे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आ गया? फर्स्ट नंबर पे 2 वाला। और ऊपर से जो लास्ट था पहले 8, अब 8 के बदले वहां पे 9th वाला प्रोसेस आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए 8 प्रोसेस है, 8 प्रोसेस के नाम है 1 से लेके 8 तक। सबसे पहले जो प्रोसेस आया उसका नाम है 1, उसके ऊपर 7 प्रोसेस और आए तो लास्ट वाले का नंबर रहेगा 8। अब FIFO क्या बोलता है? जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले बाहर करना है। सबसे पहले अंदर कौन सा आया था? प्रोसेस 1 या ए पकड़ लो, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ए पकड़ लो। ए आया था सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा? ABCDEFGH। H सबसे लास्ट में आया तो हम H को हटाएंगे कि A को हटाएंगे? सबसे पहले ए को हटाएंगे तो A हट गया। अब A हट गया और उधर H जो था वो एक नंबर नीचे आ जाएगा। अब H के ऊपर उधर पे एक और नया प्रोसेस आ सकता है जिसका नाम I रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस अगर हटाने की जरूरत आई तो कौन सा प्रोसेस हटेगा? बी I के बाद उधर J ऊपर आ जाएगा। D के बाद फिर जरूरत पड़ रही है K को लेके आने के लिए, तो K को लेके आया तो हम कौन सा प्रोसेस हटाएंगे? सी। दैट्स इट। बहुत ही समझदार है आप तो। बस दिस इज इट, FIFO। सो विद दिस वी हैव रीच्ड, क्या बोलता है, द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी हमारी यूनिट नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गई है। दिस इज इट फॉर यूनिट नंबर 3। यानी सिंपल सी बात अगर हम करते हैं तो हमने जो स्वैपिंग, ठीक है, या जो हमने पेजिंग या जो हमने सेगमेंटेशन, ये चीजें देखी थी ना, वो मेन चीजें हैं और उसी के ये एडवांस वर्जन है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अभी आपके पहले जो सेक्शन में दिखा उनको। वो क्या रहा है, हर एक कंपनी इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग थोड़ा मॉडिफाई करके लेके आ रही है। जैसे चपाती वाला एग्जांपल मैंने दिया था, चपाती को ही हम और क्या नाम से बोल सकते हैं? रोटी बोलते हैं ना, चपाती खाते हैं ना आप लोग, रोटी। यस सर। फुल्का भी उसी को बोलते हैं, चपाती भी उसी को बोलते हैं, रोटी भी वैसी ही रहती है, थोड़ा तेल लगाते उसको पराठा भी बोल देते हैं, बराबर है? यस सर। और अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो उसको ब्रेड बोलते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह हम जाते हैं तो ब्रेड्स के सेक्शन में आता है ना, रोटी चपाती फुल्का पराठा। टेक्निकली सब चीजें जो है उसको सब्जी के साथ में ही खाना है। उसका पर्पस क्या है? पेट भर के देने की। नाम अलग अलग है। तो डिमांड पेजिंग या पेज फॉल्ट या ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही कॉन्सेप्ट है और हर एक सिस्टम जो है ये यूनिवर्सल या कॉमन भी है। हर एक जगह पे अलग अलग कंपनी ने अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से लेके आया है, लेकिन मुद्दा उनका एक ही है कि पुराने प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का काम नहीं है उसको हटाओ और जिस प्रोसेस का काम है उसको अंदर लेके आओ। ये पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म, और यही हमने पेज यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है, कल से हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को यूनिट नंबर 3 समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है, या इसका एक बार रिवीजन ले लो। रिवीजन आपको हम लोग लेंगे, बट हम कल यूनिट नंबर 4 इसलिए स्टार्ट करेंगे कि हम बस अभी सिलेबस कंप्लीट करने को ज्यादा दिन नहीं है और मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से हमें 10 दिन कम से कम और चाहिए हमारे 2 यूनिट कवर करने के लिए। सो टुमारो वी विल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 4. So this is it for today.